नमस्कार दोस्तों, बुक्स वाला पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए उपन्यास की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, उपन्यास के मुख्य किरदार का नाम संतोष है, जो भागलपुर टीएनबी कॉलेज से बीए कर चुका है और अब आईएएस का सपना लिए दिल्ली की ओर रुख कर रहा है। यह सुनते ही विनायक बाबू, जो संतोष के पिता हैं, उनकी आंखों में लाल बत्ती जल जाती है, यानी आईएएस ऑफिसर को मिलने वाली कार। अब संतोष दिल्ली के रेलवे स्टेशन के 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका है और उसकी आंख अचानक बजी ट्रेन की सीटी से खुलती है। वह उठता है और पैसेंजर सीट के नीचे रखे सामान को बाहर खींचता है। फिर आंख मलते हुए पूछता है, दिल्ली आ गया क्या? हाँ, उतरिए महाराज, एक यात्री ने चलते चलते कहा। अब संतोष अपने सपनों के मुखर्जी नगर में पहुंच चुका था। चारों तरफ सफल अभ्यर्थियों के पोस्टर ही पोस्टर देखकर और मन ही मन उन पोस्टर में खुद को सोचकर खुश होने लगा था। मन से बाहर निकलते ही संतोष ने अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। यह नंबर राय साहब का था। राय साहब का पूरा नाम कृपा शंकर राय था। राय साहब पिछले 5 साल से मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे थे। पिछले साल ही उन्होंने अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की मुख्य परीक्षा दी थी। खैर, संतोष ने अपनी लाइव लोकेशन यानी बत्रा सिनेमा घर के ठीक सामने खड़ा हूँ राय साहब को बताया। थोड़ी देर बाद राय साहब संतोष के पास पहुंचे और उन्हें अपने साथ अपने रूम पर ले आए, जो नेहरू विहार में था। राय साहब का रूम 3 मंजिला इमारत के 3rd फ्लोर पर था। 3rd फ्लोर पर अपने रूम पर पहुंचने के बाद राय साहब संतोष को अंदर आने को कहते हैं। जैसे ही संतोष ने कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही उसे एक अचानक से ऐसी गंध आई जिसे उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया था। एकदम नया, घिनहा फ्लेवर। दुर्गंध में इतनी वैरायटी होती हैं, यह संतोष ने अभी अभी जाना था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि संतोष तो इस दुर्गंध भरे कमरे में रुकना नहीं चाहता था। इसलिए चाय पीने के बाद उसने अपने लिए राय साहब से नया कमरा खोजने को कहा। और राय साहब भी यही चाहते थे, क्योंकि संतोष के ऊपर बार बार चाय और खाने पीने का खर्च और अपने अकेलेपन को एंजॉय न कर पाने का दर्द वे सह नहीं सकते थे। कमरे के लिए राय साहब और संतोष रुस्तम से मिलते हैं। रुस्तम बिल्कुल नेता टाइप बन के रहता है और साथ में हमेशा 2 लौंडे रखता है। मुखर्जी नगर में रुस्तम की ठीक ठाक पहचान थी, इसलिए राय साहब ने संतोष को कमरा दिलाने के लिए रुस्तम से कांटेक्ट किया। रुस्तम ने जल्द ही रूम सस्ते में दिलाने का आश्वासन दिया। अगली सुबह जब राय साहब ने रुस्तम को कॉल किया तो फोन ऑफ जा रहा था। वो समझ गए कि रुस्तम बस उन्हें झूठा आश्वासन दे गया है और कुछ नहीं। फिर वे खुद ही संतोष को लेकर रूम खोजने चल पड़ते हैं। राय साहब अपने एक मित्र मनोहर के रूम पर पहुंचते हैं और संतोष को रूम दिलाने की बात मनोहर से कहते हैं। मनोहर को गुरु की याद आती है और वे तीनों गुरु के पास जाते हैं। गुरु का पूरा नाम गुरुराज सिंह था। झारखंड के संत कोलंबस कॉलेज का छात्र था। कुछ समय रांची में सिविल की तैयारी कर चुका था। अपनी पहली मुख्य परीक्षा उसने वहीं दी थी। आईएएस के लिहाज से गुरु उतना पढ़ चुका था जितने की जरूरत नहीं थी। गुरु राय साहब को बताता है कि कल ही उसके ऊपर वाले फ्लोर का कमरा खाली हुआ है। ये सुनते ही संतोष खुश होता है, लेकिन संतोष से ज्यादा खुश राय साहब होते हैं, क्योंकि अब वे अपने कमरे में अकेलेपन को एंजॉय कर सकते थे। इसके बाद दोनों वापस अपने रूम जाते हैं। संतोष राय साहब के रूम से अपना बैग लेता है और बाकी का ज़रूरत का सामान मार्केट से खरीद लेता है, जैसे फोल्डिंग, खाना बनाने के लिए बर्नर वाला छोटा सिलेंडर और मसाले, सब्जी और भी ज़रूरत के सामान। कमरे में सेटल हो जाने के बाद अब संतोष अपने सपनों की दुनिया सजाने लगा। अब संतोष को किसी अच्छी कोचिंग में एडमिशन लेना था, लेकिन उसने अभी तक अपना ऑप्शनल चूज नहीं किया था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए था। संतोष ने राय साहब से पूछा तो उन्होंने उसे इतिहास के साथ हिंदी कॉम्बिनेशन रखने की सलाह दे दी। खैर, इसके बाद वे मार्केट जाते हैं और इतिहास के साथ सामान्य अध्ययन की बुक और एनसीईआरटी के सेट खरीदते हैं। सारी किताबों का बिल 2730 रुपया मात्र बना। सभी किताबों को एक बड़े कार्टन में पैक कर बांध दिया गया। संतोष को अब मनोहर का ख्याल आया, क्योंकि कार्टन बहुत भारी हो चुका था। मनोहर होता तो बोझ हल्का हो जाता। बुक्स खरीदने के बाद अब वे दोनों वापस संतोष के रूम में पहुंच चुके थे।
रूम मिल जाने की खुशी में संतोष ने सभी साथियों को छोटी सी पार्टी दी। पार्टी में मनोहर नहीं आ सका क्योंकि आज उसके चाचा दिल्ली भ्रमण करने उसके रूम पर आने वाले थे। मनोहर ने चाचा के रूम पर पहुंचने से पहले ही रूम से बियर की बोतलें और बाकी अश्लील पोस्टर छिपा दिए और सेवक राम जी को कॉल करके दैनिक भास्कर की जगह अगले 3 दिनों तक द हिंदू न्यूज़पेपर डालने को कहा। इसके बाद मनोहर स्टेशन पहुंचता है और उसे चाचा मिल जाते हैं। उनके पास जाते ही मनोहर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। चाचा को बहुत तेज बाथरूम लगा होता है और वे स्टेशन के बाहर कोई सार्वजनिक शौचालय खोजने लगते हैं, लेकिन नहीं मिलता। चाचा की इस मूर्खता पर मनोहर को थोड़ा गुस्सा तो जरूर आता है, क्योंकि जिस ट्रेन से चाचा आए थे उसमें टॉयलेट की सुविधा होती है और वे ट्रेन को छोड़कर स्टेशन के बाहर शौचालय ढूंढ रहे होते हैं। खैर, वे रूम पर आते हैं और वहीं हल्का होते हैं। कमरे पर पहुंचकर चाचा ने ऑटो वाले को पैसे दिए। तब तक मनोहर बैग और झोला लिए ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगा। रूम पर पहुंचने के बाद चाचा ने बैग खोलकर अपना ब्रश, तौलिया, जांघिया और गंजी निकाली और नहाने के लिए चले गए। चाचा नहाकर आए और अब बाहर घूमने की इच्छा जाहिर की। मनोहर जानता था कि अभी 3 दिन उसे चैन नहीं मिलने वाला। संतोष ने अपनी तरफ से चाचा को दिल्ली भ्रमण न कराने की भरकस कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। इसके बाद मनोहर को चाचा को दिल्ली घुमाना ही पड़ा। चाचा को अब दिल्ली में 3 दिन पूरे हो चुके थे। अब वे वापस गांव चले गए। इसके बाद मनोहर अपने साथियों से मिलने जाता है। अब तक संतोष का नामी गिरामी कोचिंग में एडमिशन हो चुका था और इस बात की खबर मनोहर को पता चल चुकी थी। आज संतोष की कोचिंग क्लास का पहला दिन था। आज उसने अपने सपनों के सफर में पहला औपचारिक कदम बढ़ा दिया था। कोचिंग पहुंचते ही उसने प्रवेश द्वार को नीचे झुक हाथ से छूकर प्रणाम किया। पहली क्लास समाज शास्त्र की थी। कक्षा में 10 मिनट के इंतजार के बाद एक नहाए धोए स्मार्ट से आदमी का प्रवेश हुआ। ये दुखमोचन मंडल सर थे, समाज शास्त्र के शिक्षक। कक्षा में आते ही दुखमोचन सर ने जो 4 पहले वाक्य कहे वो थे, चलिए स्वागत है आप सबका। सबने फीस जमा कर दी है क्या? आप में से कितने लोगों ने पूरी फीस जमा कर दी है? चलिए। अब आधी फीस वाले कितने लोग हैं? चलिए। डेमो क्लास वाले कौन कौन हैं? ये 4 वाक्य कहने के बाद दुखमोचन सर ने कहा, आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे सर हैं, क्लास में आते ही सबसे पहले फीस की बात कर रहे हैं, है ना? देखिए, असल में हम आज से समाज शास्त्र पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि एक दुनिया, एक देश से लेकर एक छोटी सी कक्षा तक में लोग बटे हुए हैं। दुखमोचन सर का जादू चल गया था। संतोष ने दुखमोचन सर के कहे एक एक वाक्य को अपनी नए स्वास्तिक बनी हुई कॉपी में उतार लिया था। 3 दिन क्लास करने के बाद संतोष ने एक रात अचानक मनोहर को फोन लगाया और उससे दाढ़ी मूंछ साफ करने के लिए क्रीम का नाम पूछा जो उसने मनोहर के रूम पर देखी थी। दाढ़ी मूंछ साफ करने के बाद अगले दिन नए निखरे व्यक्तित्व के आत्मविश्वास ने आज संतोष को पहली सफलता दिलाई। कोचिंग पहुंचते ही वह सीधा मनमोहिनी के ऑफिस पहुंचा। मनमोहिनी उस कोचिंग की रिसेप्शनिस्ट थी। मनमोहिनी से कई बार इंक्वायरी के बहाने मिलने के बाद संतोष से उसका अच्छा खासा परिचय हो गया था, इसलिए आज उसने सीधे मनमोहिनी का नंबर मांग लिया। मनमोहिनी के लिए संतोष को पहचानना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसी ऑफिस में बैठे कितनों का चेहरा बदलते देखा था। संतोष का भी उसे बस इंतजार ही था। मनमोहिनी ने हंसते हुए स्मार्टी कहा और नंबर दे दिया। अगले दिन जब संतोष कोचिंग पहुंचा तो मनमोहिनी तो जैसे महिषासुर मर्दिनी बन बैठी थी। आइए संतोष जी, क्या बात है, रात को 2 बजे आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? आप लोग जैसे लड़के समझते क्या हैं किसी भी लड़की को? ये बताइए पहले। रोज रोज मुंह उठाकर ऑफिस चले आते हैं। क्लास में जाइए ना, पांडे जी से पढ़िए। रोज रोज मेरे पास क्या चले आते हैं? लड़की की हंसी देखी नहीं, बस समझ गए हो कि काम हो गया। अरे भाई, ये मेरा काम है। मुझे यहाँ बैठकर हर सूरत में हंस के बात करनी पड़ती है। हमें इसी के पैसे मिलते हैं, समझे मिस्टर? अब दिमाग मत खराब करना। जाइए और आगे से बिना मतलब ना ऑफिस आना ना कॉल करना। इसके बाद संतोष ने अपने कृत्य पर मनमोहिनी से माफी मांगी और मुंह लटकाए चुपचाप क्लास में चला गया। आज संतोष का मन जल रहा था। आज उसका क्लास करने का मूड नहीं हुआ। वह सीधा कोचिंग से बाहर निकला, फिर समोसे की दुकान पर पहुंचकर पहले समोसा खाया, फिर मोबाइल से मनमोहिनी का नंबर बड़े भारी मन से डिलीट किया। हाय सैंटी, कैसे हो? आज क्लास नहीं गए? लड़की ने संतोष को देखते हुए पूछा।
उसके मुंह से सैंटी नाम सुनते ही संतोष का बुझा हुआ चेहरा पुनः खिल उठा। उसके नए रूप को नया नाम दिया था उस लड़की ने। उस लड़की के साथ उसकी एक सहेली भी थी। उन दोनों को संतोष की मनमोहिनी द्वारा की गई बेइज्जती की खबर मिल गई थी और उसी बात को लेकर वे दोनों लड़कियां संतोष से हंसी ठिठोली करने लगी। एक तो अभी अभी मनमोहिनी ने संतोष का दिल तोड़ा था, इसलिए उन लड़कियों की हंसी ठिठोली संतोष के लिए मरहम का काम करने लगी। ये दोनों लड़कियां संतोष की ही कोचिंग में पढ़ती थीं, लेकिन संतोष ने कभी इन पर गौर नहीं किया था। ये दोनों लड़कियां विदिशा और पायल थीं। दोनों एक स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली खुले विचारों की लड़कियां थीं। दोनों 2 साल पहले ही दिल्ली सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए आई थीं। पायल पश्चिम बंगाल के आसनसोल से थी और विदिशा मध्य प्रदेश के भोपाल से। दोनों यहीं एक दूसरे से मिली थीं और अब वे दोनों रूम पार्टनर थीं। विदिशा के लिए स्वतंत्रता का अर्थ मर्यादा के साथ खुलकर जीने में था। पायल के लिए स्वतंत्रता का अर्थ किसी भी तरह से जीने में था, जिसमें मर्यादाओं की बंदिश के लिए कोई जगह नहीं थी। विदिशा लड़कों से बोलती, साथ घूमती और पढ़ती। उसे लड़के और लड़की का फर्क करना कभी नहीं आया। वह दोस्ती के साथ जी रही थी, चाहे वह लड़का हो या लड़की। दूसरी तरफ पायल के लिए आज़ादी इससे आगे की चीज़ थी। वह दुनिया की कोई ऐसी बात जिसमें मस्ती हो, मौज हो, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह शायद इस बदरंग दुनिया का सच विदिशा से ज़्यादा समझती थी। दिन महीने गुजरते गए, जिंदगी अपनी चाल में चली जा रही थी। उस दिन सुबह संतोष ने जागते ही देखा कि मनोहर के 7 मिस्ड कॉल थे। संतोष ने इधर से मनोहर को कॉल किया। उधर से मनोहर बोला, अरे कहाँ थे संतोष जी? महाराज, हम इसलिए आपको कॉल कर रहे थे क्योंकि आज राय साहब का बर्थडे है। चलिए आप भी राय साहब को कॉल करके बर्थडे विश कर दीजिए, और शाम को पार्टी है। अरे कितना पार्टी खाइएगा हो मनोहर जी? हम कॉल पर बधाई दे देंगे, आ तो नहीं पाएंगे। मनोहर के बार बार मनाने पर संतोष तैयार हो गया। दोनों शाम को राय साहब के घर पर पहुंच गए। वहां गुरु को भी बुलाया और रुस्तम भी समय पर पहुंच गया। राय साहब की स्पेशल इच्छा को ध्यान में रखते हुए मनोहर ने महिला मित्र को भी पार्टी में आमंत्रित किया। यह महिला मित्र पायल थी। सबके एकत्रित हो जाने के बाद पार्टी शुरू हुई। राय साहब के केक काटते ही तोरी बतिया दुनाली, तोरी अखिया दुनाली, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। संघ लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म आ चुके थे। प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म आना मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के लिए एक रेड अलर्ट की तरह होता था, जिसके बाद विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाते थे। अपनी तैयारी को लेकर सावधान होने का यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। बार बार पीटी फेल से लेकर इंटरव्यू देकर बैठे सब विद्यार्थी समान रूप से जी जान से पढ़ाई में जुट जाते थे। फॉर्म भरते ही विद्यार्थी अप्रवासी पंछी की तरह अपने वतन लौट जाते थे, यानी वे बत्रा प्रवास से वापस अपने कमरे और किताबों की ओर लौट जाते थे। प्रारंभिक परीक्षा के प्रेशर से पूरा मुखर्जी नगर उबल रहा था। राय साहब नहा धोकर तैयार होकर निकल गए। लगातार कॉल पर कॉल आ रहे थे। फूफा, मौसी, नाना, दादी, बड़का चाचा, छुटका मामा, सबकी कॉल आ रही थी। जितना संभावित हुआ उतना अधिक आशीर्वाद राय साहब कॉल के जरिए जमा किए जा रहे थे। इधर संतोष पूजा पाठ कर तिलक लगाकर निकला। 15 दिन पहले ही पिताजी ने पन्ना और पुखराज की अंगूठियां कुरियर की थीं। संतोष ने उन्हें ऐसे पहना जैसे कोई युद्ध में जाने से पहले कवच पहनता है। माँ ने कुल देवता और याददाश्त में जितने भी देवी देवता थे सबको याद कर लेने को कहा था। दोनों सत्रों की परीक्षा खत्म होने के बाद संतोष पसीने से नहाया हुआ, चेहरे पर थकान और संतुष्टि का मिला हुआ भाव लिए इस तरह निकला जैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष यान से बाहर निकली थी। दूसरे दिन सभी दोस्त बत्रा सिनेमा के पास मिले। सभी ने एक दूसरे का स्कोर पूछा। संतोष का स्कोर सबसे अधिक था। प्रारंभिक परीक्षा के तनाव से मुक्त होने के बाद सभी हल्का महसूस कर रहे थे। यही वो सबसे अनुकूल समय होता था जब वर्ष भर घर नहीं जाने वाले विद्यार्थी भी एक बार अपने गांव घर घूम आते थे। कई दिन बीत जाने के बाद अब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका था। मनोहर लगातार राय साहब को फोन किए जा रहा था, पर कोई जवाब नहीं आ रहा था। फिर संतोष को फोन किया तो पता चला उसका पीटी नहीं हुआ है।
मतलब प्रारंभिक परीक्षा नहीं हुई है। मनोहर ने खुद का परिणाम देखना जरूरी नहीं समझा। उसे पता था वह फेल ही हुआ होगा। गुरु विमलेंदु सबसे बात हो गई। उनका पीटी क्लियर हो चुका था। रात को संतोष जब कमरे पर अकेला था तब उसे महसूस हुआ था वह पीटी में फेल हो चुका है। सुबह संतोष ने सबसे पहले अपने पिता को फोन लगाया। लगभग 30 सेकंड तक चुप रहने के बाद संतोष ने कहा, पापा पीटी का रिजल्ट आ गया है। हमारा हुआ नहीं इस बार, बोलकर संतोष फूट फूट कर रोने लगा। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है पागल, कहते हुए फोन संतोष की मां को थमा दिया। मां ने संतोष को हिम्मत दी और समझाकर फोन रख दिया। अब संतोष के सामने समस्या यह थी कि जितने पैसे की उसे जरूरत थी उतने उसके पास नहीं थे, क्योंकि उसने अब चमक दमक व प्रचार प्रसार वाले कोचिंग से हटकर उन शिक्षक से मुलाकात की जिनकी वजह से मुखर्जी नगर हर साल आईएएस के लिए परिणाम देने में अव्वल रहा था। इसमें गुरु ने संतोष की सहायता की थी। संतोष ने साहस कर मां को फोन लगाया और सारी बात बताई और अपनी जरूरत सुनाई। संतोष ने 25,000 मांगे थे। मां ने इतने पैसे सुनने के बाद उसे निश्चिंत रहने को कहा। शाम को विनायक बाबू के घर आते ही संतोष की मां कमला ने पैसे की बात छेड़ दी। उन्होंने बात वहीं काट दी और हाथ पैर धोकर आंगन की तरफ चले गए। कमला देवी से रहा न गया। सुबह विनायक बाबू स्कूल के लिए निकल ही रहे थे कि वे बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? पैसा देने की बात पर बच्चा को जरूरत है तो बीच मझधार में छोड़ दें कैसे? अब अचानक इतना पैसा कहाँ से आएगा? आप ही बताइए, हम सोच के क्या करें? हमारा दिमाग तो खुदे खराब हो गया है, विनायक बाबू कसमसा कर बोले। कमला देवी बोली, ठीक है आप जाइए, हम कर देंगे व्यवस्था। आप कहाँ से कीजिएगा? विनायक बाबू हैरत में थे। गहना है ना घर में, 50,000 का तो होगा ही, बेच के रखते हैं, जितना जरूरत होगा उसको भेजेंगे, कमला देवी ने कहा। शाम को विनायक बाबू थोड़ा देर से घर आए। घर आते ही उन्होंने कमला देवी से संतोष को फोन कर यह बताने को कहा कि पैसा लगा दिए हैं, 30,000 रुपया। कमला देवी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे यह पूछना ही भूल गई कि विनायक बाबू ने इतने पैसे का इंतजाम किया कहाँ से। विनायक बाबू ने ये पैसे अपने एक परिचित से ब्याज पर लिए थे। महीना भर गुजरा था, आखिर अंतिम परिणाम का दिन आ ही गया। इस दिन मुखर्जी नगर में दिवाली और मातम एक साथ आता था। विमलेंदु ने इतिहास रच दिया था। ऑल इंडिया 42वीं रैंक थी। गुरु परिणाम की सूची से बाहर था, लेकिन उसकी मित्र मयूराक्षी 21वीं रैंक से पास हुई थी, इसलिए वह खुश भी था। संतोष तो जैसे तैयार ही बैठा था। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हफ्ते 2 हफ्ते में विदिशा से बात करने के अलावा वह निकल भी नहीं रहा था पढ़ाई छोड़कर। इस बार घर वालों का भी पूरा विश्वास बना हुआ था संतोष पर। शुक्रवार की शाम को बत्रा पर हलचल थी। इस बार इतिहास से परीक्षा देने वालों की दुर्गति हो गई थी। सबसे ज्यादा परिणाम लोक प्रशासन से आए थे। संतोष कमरे पर था। किसी ने रिजल्ट आने की जानकारी दी थी। वह बगल वाले साइबर कैफे गया। पहली बार उसकी हिम्मत नहीं हुई, पर उसे पता था परीक्षा ठीक हुई है। हिम्मत करके उसने अपना रोल नंबर डाला और वहीं बैठ गया। स्क्रीन पर नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ था। अब संतोष में ताकत नहीं बची थी कि उठकर कमरे तक आए। पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखों में अंधेरा था। संतोष खुद को बुरा भला कहते हुए यूपीएससी को कोसने लगा। वह जैसे तैसे खड़ा हुआ और यमुना नदी के पुल की तरफ जाने लगा। रास्ते की दुकान पर खड़ा गुरु सिगरेट पी रहा था। उसने संतोष से पूछा, कहाँ जा रहे हो? मरने। चलना है क्या? संतोष ने उसे बिना देखे कहा। पगला गए हो क्या यार? क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ है? संतोष ने कहा, पीटी नहीं हुआ। टीचर बदले, विषय बदले, मेहनत की, सब तो करके देख लिए। कहाँ गया रिजल्ट? बताओ आप ही। तो क्या हुआ? अभी तुम्हारे पास और प्रयास है ना, आगे हो जाएगा, गुरु ने कहा। गुरु ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर शांत किया और कमरे पर लेकर आया। संतोष को फ्रस्ट्रेशन शब्द का मतलब अब समझ में आया था। एक दिन विनायक बाबू का फोन आ ही गया। उन्होंने हाल पूछा और संतोष से आगे के बारे में पूछा। संतोष ने कहा, दोबारा तैयारी करेंगे। समय मुट्ठी में रेत की तरफ फिसलता जा रहा था। मुखर्जी नगर में साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। इधर संतोष ने दिल्ली में रहना तय तो कर लिया था,
पर अब उसके लिए दिल्ली में रहना आसान नहीं था। पिताजी ने अपनी तरफ से साफ कह दिया था कि अब दिल्ली पढ़ाई के लिए खर्च भेजना उनके बस में नहीं। संतोष ने घर वापसी की बात तो कह दी, पर महीने ऐसे ही गुजर जा रहे थे और पिताजी यह सोचकर पैसे भेज दे रहे थे कि शायद अगले महीने संतोष वापस आ ही जाएगा। कुछ पैसे माँ अपनी तरफ से भी भेज रही थी। पिताजी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार हर साल होली दिवाली की तरह अटल यूपीएससी के पीटी का फॉर्म अपने नियत समय पर आ ही गया। इतने सालों तक दिल्ली में रहते और लगातार असफलता के बावजूद आत्मविश्वास से भरा हुआ था संतोष। संतोष ने फॉर्म डालकर दुनिया से जैसे संपर्क ही तोड़ दिया था। काफी समय बाद कॉल पर मनोहर से बात हुई थी संतोष की। 2 महीने गुजर चुके थे। गुरु अपने किसी मित्र के यहाँ पटना में था। खाना खाकर उसने अभी बोतल खोली ही थी कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन उठाया। आधे मिनट बाद फोन रख दिया। गुरु ने इस आधे मिनट में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला, केवल सुना, फिर लगातार पैग बनाकर पीता गया। तभी मनोहर का भी कॉल आया। हेलो गुरु भाई, शाम को जब से रिजल्ट आया है तब से संतोष का फोन ऑफ जा रहा है। देखिए कहाँ है, रूम पर है क्या? मनोहर चिंतित होते हुए बोला। गुरु ने जवाब देते हुए कहा, अभी ऑन हो जाएगा फोन, रूम पर सो रहा होगा, टेंशन मत लो। अब हमारे जैसा पीकर थोड़े मन हल्का कर रहा होगा। क्या मजाक कर रहे हो गुरु भाई? मनोहर बोला। अरे मजाक तो किस्मत हमारे साथ की है, मैं पीटी फेल हो गया हूँ, गुरु ने भर्राई आवाज में कहा और फोन काट दिया। मनोहर को यकायक यकीन नहीं हुआ। अचानक उसे संतोष के ऑफ जा रहे फोन का ख्याल आया। वह कांप गया, पैर हाथ हिलने लगे। वहीं उसने तुरंत रिक्शा लिया, संतोष के रूम पर गया, लेकिन वहां ताला झूल रहा था। मनोहर के मन में ऊट पटांग ख्याल आने लगे। झूलता ताला देखते ही मनोहर किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा। मनोहर खुद को कोसते हुए बोला, 3 साल साथ रहे लेकिन कभी संतोष के घर का नंबर तक नहीं लिए। कुछ दिन बाद गुरु वापस दिल्ली आ गया। उसने देखा सीढ़ियों से एक नया लड़का उतर रहा है। क्या भाई, कहाँ आए थे? गुरु ने लड़के से पूछा। उस लड़के ने बताया, मैं 4 दिन पहले ही ऊपर वाले फ्लोर में रहने आया हूँ। क्या ऊपर वाले फ्लोर में? उसमें तो संतोष नाम का लड़का रहता था ना? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कौन रहता था कौन नहीं रहता था। मुझे कमरा मिला, मैंने ले लिया। गुरु ने संतोष के कमरा छोड़ने की बात मनोहर को फोन करके बताई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि संतोष बिना मिले कमरा छोड़कर चला गया। मनोहर और गुरु को इस बात का सुकून जरूर था कि संतोष चाहे जहां भी हो पर सुरक्षित है। अरसे बाद राय साहब मनोहर को फोन करते हैं। कहा हो मनोहर जी, रुस्तम भाई बताए कि इस बार गुरु का पीटी भी नहीं हुआ। राय साहब ने पूछा। हाँ सही बोले, भाग्य ही खराब था बेचारे का, मनोहर ने कहा। अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अपना सुनाइए, मनोहर ने बात काटते हुए कहा। पर राय साहब कहाँ मानने वाले थे, उनके जीवन में कुछ नया था ही नहीं बताने को। अच्छा मनोहर, वो संतोष का क्या हुआ था? कहीं सुसाइड उसाइड कर लिया का? बताइए, भगवान हमको माफ नहीं करेगा, हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे। पागल हो गए हैं क्या आप? क्या बकवास कर रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता, जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हम फोन रखते हैं, काम है कुछ। मनोहर ने जानबूझकर फोन रख दिया। इधर गुरु 5 दिनों के बाद कमरे से बाहर घूमने निकला। इस बीच आईएएस का अंतिम परिणाम भी आ चुका था। बत्रा सिनेमा पहुंचते ही उसकी नज़र इस तिमंजिली इमारत के सबसे ऊपरी छत पर गई तो आंख चौंधिया गई। उस पर विश्वास कर पाना असंभव था जो गुरु ने अभी अभी देखा, और उसे लगातार देखे जा रहा था। 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हाथों से मनोहर को फोन लगाया। अरे मनोहर जल्दी आओ, संतोष मिल गया है, गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा। अरे क्या बोल रहे हो, कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी जोर से कहा। आओ ना यार, बहुत ऊंचाई पर मिला है, बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर, गुरु ने बताया। उतना ऊपर क्या कर रहा है, उतारिए उसको, हम दौड़ कर आते हैं तुरंत, मनोहर ने कहा। अब वह उतना ऊपर जा चुका है जहां से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। तुम आओ जल्दी, गुरु ने कहकर फोन काट दिया। जब 10 मिनट बाद मनोहर वहां पहुंचा तो वह दृश्य मनोहर के लिए अकल्पनीय था। उस तिमंजिला इमारत पर संतोष की फोटो लगी हुई थी
वह आईपीएस बन चुका था। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई, संतोष भाई आईपीएस बन गए? मनोहर खुशी से चिल्लाया। हाँ मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष। गुरु ने यह कहकर अपनी नम आंखें पोंछी, लेकिन गर्दन अभी भी पोस्टर की तरफ उठी थी। मनोहर की भी आंखें वहीं टिकी थीं। ये डार्क हॉर्स का मतलब नहीं समझे हम गुरु भाई, मनोहर ने गुरु से पूछा। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद ना की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त, गुरु ने मनोहर को बताया। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। संतोष इन दोनों के संपर्क में था। पीटी होने के बाद उसने अपना घर संत नगर में ले लिया था। संतोष ने सर से कहा था कि वे उसके बारे में किसी को कुछ ना बताएं। जो भी हो, किस्मत पलट दी उसने। भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद गढ़ डाली इसने भाई, गुरु ने कहा। चलिए अब सर से चलकर संतोष का नंबर लेकर बधाई देते हैं उसे। कोचिंग पहुंचते ही देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखकर तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफी मांगी और तीनों गले मिले, खूब रोए। श्यामल सर की भी आंखें नम हो गईं। दोस्तों, हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है, जरूरत है तो बस उसे दौड़ा रखने की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन होता है। कहीं वह आप तो नहीं? अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।